गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में समास के चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे। समास के 3 पार्टों में हमने समास की व्याख्या, उसके एग्जाम्पल, समास के प्रकार, इनका अध्ययन किया है। अब इस पार्ट 4th में समास के हम इस पाठ पर आधारित एक्सरसाइजों का अध्ययन करेंगे जो पीछे पाठ की समाप्ति के बाद प्रश्न अभ्यास दिए होते हैं, इनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस अभ्यास का पार्ट का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है समास किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए। समास किसे कहते हैं, उनके नाम लिखना है। उनके नाम का मतलब समासों के नाम लिखने हैं, ये कितने होते हैं, कौन कौन से हैं। तो समास किसे कहते हैं, सीधी सी परिभाषा मैंने पार्ट फर्स्ट में चैप्टर के प्रारंभ में यही आपको बताया था कि शब्दों को संक्षिप्त करने की क्रिया समास कहलाती है। शब्दों को संक्षिप्त करने की क्रिया समास कहलाती है। उनके नाम लिखे। समास 6 होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये 6 समास होते हैं। तो इसके नाम लिख लेंगे आप लोग। ये उम्मीद है ये पहला प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। द्विगु और बहुव्रीहि समास में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर देखिए। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, तो आप इसकी परिभाषा यानी दोनों समासों को आप पढ़ चुके हैं। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक ना। और बहुव्रीहि समास, जिस समास में ना तो पहला और ना ही दूसरा बल्कि कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये थी इनकी परिभाषा, यानी परिभाषा की दृष्टिकोण से ये स्पष्ट हो गए। तो द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास, जिस समास का ना तो पहला ना ही दूसरा बल्कि कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब आइए हम उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण में आप देखिए तिरंगा। तिरंगा, इसका जब समासिक विग्रह करेंगे तो 3 रंगों का समूह हो जाएगा। तिरंगा 3 रंगों का समूह। तो यहाँ 3 जो है यह पहला पद है, संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। वहीं दूसरा, अगर हम तिरंगा ही उदाहरण लेते हैं, ठीक ना, तो इसका हमें समासिक विग्रह थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने समास पढ़ाते समय आपको बताया था कि एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक समास हो सकते हैं। तो एक तिरंगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, तो आइए हम बहुव्रीहि में भी उसके लिए तिरंगा का समासिक विग्रह कर देते हैं। तो तिरंगा का समासिक विग्रह अगर हम बहुव्रीहि समास में करते हैं तो हो जाएगा 3 रंग हैं जिसमें वह। 3 रंग हैं जिसमें वह, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो 3 रंग ना तो प्रधान हुआ, ना तो 3 प्रधान हुआ, ना ही रंग प्रधान हुआ, बल्कि वह, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज, एक नया शब्द आ गया हमारे सामने, तीसरा पद आ गया, तो वह प्रधान हो रहा है, इसलिए उसमें बहुव्रीहि समास है, ठीक ना। तिरंगा 3 रंगों का समूह, तो हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि इसका पहला पद जो है वह संख्यावाची है। दूसरा कह रहा है 3 रंग हैं जिसमें वह, ये हो गया भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो ये उदाहरण के द्वारा भी इनका स्पष्टीकरण हो गया। उम्मीद है कि ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी अब आप लोग आसानी से लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जैसा कि आप लोग देखे हैं, जब मैंने पिछले पार्ट में मैंने समास पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने अपने पेजों को 2 भागों में बांट दिया था। एक तरफ था समस्त पद, दूसरी तरफ था समास विग्रह। लेकिन यहाँ जब आपके सामने हैं तो ये समस्त पदों का विग्रह करके, तो यहाँ भी आप लेकिन अपने पेज को 3 भागों में बांटेंगे। एक तरफ लिखेंगे समस्त पद, बीच में लिखेंगे समास विग्रह, और एकदम राइट में लिखेंगे समास का नाम। क्योंकि यहाँ जो है ये आपको मिक्स एग्जाम्पल दिए गए हैं,
तो इसमें समास के नाम अलग अलग होंगे। चूँकि ये पाठों पर आधारित एक्सरसाइजें हैं, हम 6 समास पढ़े हैं, तो ये 2 या 2 से अधिक समासों के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसलिए हम पेज को अपने 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे लेफ्ट में समस्त पद, मिडिल में समास विग्रह और एकदम राइट में समास का नाम। इस तरह से हम अपने पेज को 3 पार्ट में बांट करके लिखेंगे। तो समस्त पद के नीचे पहले लिखेंगे पीताम्बर, और उसके बाद इसका समास विग्रह करेंगे। पीताम्बर का हम समास विग्रह करते हैं पीला वस्त्र, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा या पीत है जो अंबर, पीला वस्त्र, या पीत है जो अंबर। इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। समास के नाम में आप कर्मधारय लिखेंगे, यानी समस्त पद वाले बॉक्स के नीचे पहली लाइन में आप पीताम्बर, उसी के सामने वाली लाइन में समास विग्रह के नीचे पीला है जो अंबर, फिर उसी के आगे समास के नाम वाले बॉक्स में आप लिखेंगे कर्मधारय समास। ठीक, अब इसी तरह से अगला शब्द हो जाएगा हमारा पंकज। अगला शब्द है पंकज, तो इस पंकज को हम लिख देंगे समस्त पद के नीचे। ठीक, और इसके आगे यानी समास विग्रह में लिखेंगे पंक से हुआ है जन्म जिसका वह। पंक से, पंक माने होता कीचड़, पंक से हुआ है जिसका जन्म जिसका, पंक से हुआ है जन्म जिसका वह। देखिए वास्तव में कीचड़ से अनेकों तमाम कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तमाम जल में आप देखते हैं तो जलकुंभी वगैरह होती है, तमाम अन्य कुछ इस तरह से छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कीचड़ से ही उत्पन्न होते हैं, तमाम कीड़े मकोड़े भी होते हैं। लेकिन यहाँ पंकज शब्द जो है वो मुख्य रूप से कमल के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हो गया पंक से उत्पन्न हुआ है या जन्म हुआ है जिसका वह। तो वह ना यहाँ पंक प्रधान हुआ ना अज प्रधान हुआ, बल्कि वह अर्थात कमल एक तीसरा पद आ गया, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, उद्योगपति, उद्योग का पति, इसका विग्रह हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास। सूर्योदय, सूर्य का उदय, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। उम्मीद है कि ये तीसरा प्रश्न भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। तो चौथे का देखते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। पहला देखते हैं, जिस समास के दोनों पद डॉट डॉट हों और विग्रह करने पर और अथवा या शब्द लगाए जाएं उसे डॉट डॉट समास कहते हैं। देखिए जिस समास के दोनों पद प्रधान हों, यहाँ प्रधान शब्द भरा जाएगा, इस ब्लैंक्स में प्रधान शब्द भरा जाएगा प्रधान, ठीक ना। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर और अथवा या शब्द लगाए जाएं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ दूसरे वाले बॉक्स में यानी ब्लैंक स्थान पे देखिए चौथे प्रश्न के का में 2 ब्लैंक्स स्थान है, पहले में प्रधान भरा जाएगा और दूसरे वाले ब्लैंक्स में द्वंद्व समास भरा जाएगा, यानी द्वंद्व शब्द भरा जाएगा। ओके, उम्मीद है कि ये आपको आ गया होगा पहला। अब फिर हम आ जाते हैं, देखते हैं चौथे का खाखंड। कह रहा है यदि दोनों पदों के मेल से कोई अन्य अर्थ प्रकट हो। ठीक, यदि दोनों पदों के मेल से कोई अन्य अर्थ प्रकट हो, 2 पद मिले तो कोई अन्य अर्थ या तीसरा पद आए तो समास होता है। अगर कोई तीसरा पद आ जाता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, उम्मीद है कि आप लोग जान गए होंगे। वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, ठीक ना। जहाँ अन्य अर्थ प्रकट हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ओके, आइए अब हम चौथे का गाखंड देखते हैं। चौथे का ये गाखंड देखिए ये कह रहा है कि जिस समस्त का पहला पद अव्यय हो और क्रिया विशेषण हो, जिस समस्त का पहला पद अव्यय हो और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो
वहाँ पर कौन सा समास होता है। अब देखिए कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और वह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो। ठीक, पहला पद अव्यय भी हो और वह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। ठीक, अब इसमें आप दिमाग लगाइए कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है। एक ही समास कोई है जिसका पहला पद अव्यय होता है। कौन सा समास? गुड, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, यानी चौथे के गा में क्या भरा जाएगा? अव्ययी भाव भरा जाएगा। ओके, उम्मीद है कि ये भी आपके समझ में चौथा क्वेश्चन भी आसानी से आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। और यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके अध्ययन की निरंतरता बनी रहे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आइए फिर हम अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं, देखते हैं। इसी का है घाखंड, चौथे का ही घाखंड है। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग किया जाता है, जब समस्त पद के सभी पदों को अलग किया जाता है तो यह समास कहलाता है। समस्त पद के सभी पदों को जब अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यह क्या कहलाता है? समास विग्रह। समास विग्रह कहलाता है। ओके, जब समस्त पद के सभी पदों को अलग किया जाता है तो यह समास विग्रह कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है ये भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है, समस्त पद और समास का नाम लिखिए। अब यहाँ देखिए, ये पद हैं, जैसे समास विग्रह किए गए हुए हैं। धर्म से विमुख, तो ये समस्त पद हो जाएगा धर्म विमुख। तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष है, तो चाहे आप अपादान के भेद यानी तत्पुरुष के अपादान, करण, कर्म, संबंध, अधिकरण इसके भेद सहित लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर भेद नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम तत्पुरुष समास ही लिख दीजिए, तब भी वो उसका आंसर सही माना जाएगा। आपके नंबर कटेंगे नहीं, आपको पूरे मिल जाएंगे। तो 9 धर्म से विमुख, इसका समस्त पद हो जाएगा धर्म विमुख, समास हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। 9 रत्नों का समूह, इसका समस्त पद हो जाएगा नवरत्न, और विग्रह हो समास का नाम हो जाएगा द्विगु समास। अगला है गाखंड, घोड़े पर सवार, इसका समस्त पद हो जाएगा घुड़सवार। पर जो है में पै पर या अधिकरण का चिन्ह है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला है कनक के समान लता, कनक के समान लता, तो कनक लता, कनक के समान लता, तो इसमें हो जाएगा कनक लता। अब कनक के समान लता, तो कनक लता, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक ना, क्योंकि उपमेय और उपमान का है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। अब आ जाते हैं पांचवें का अंगाखंड, विश्व को धारण करने वाला, विश्व को धारण करने वाला। अब विश्व को धारण करने वाला है जो वह, इस तरह अगर हम करते हैं तो देखिए विश्व को धारण करने वाला विश्वधर, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। विश्व को धारण करने वाला विश्वधर, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो उम्मीद है कि ये पांचवा प्रश्न भी आपकी लोगों की समझ में आसानी से आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है यहीं पर। इसके अगले चैप्टर को लेकर के हम पुनः आपके समक्ष अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।
बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।